हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो यार आज फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने एक नेक्स्ट चैप्टर के पास, नेक्स्ट टॉपिक के पास, जिसकी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मस्त तरीके से। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। बेसिक तौर पे पहले इसको जानेंगे कि क्या इसके कंसेप्ट हैं और किस तरीके से इसका यूज करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज की जो बात होने वाली है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी लाजमी है बॉस। ठीक है, तभी तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा और उसका यूज करके हम न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड डायपोल एंड ऑल, वो सारी बातें आप ऑलरेडी कर चुके हो, सारी जानकारी आप ले चुके हो और सारे कंसेप्ट होप्स आपने बेसिक तौर पे और बढ़िया एडवांस से मॉडरेट लेवल तक आपने क्लियर किए हैं, क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे हैं। तो आज उसको अप्लाई करेंगे अब हम कैपेसिटर को सीखने के लिए। ओके, और आज की फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो पूरा फंडा कैपेसिटर से रिलेटेड आपको पता है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर आते हैं यहाँ से, आपको ये पता है, अच्छे से पता है, लाइक नीट में भी और जेईई मेंस में भी हर साल पूछा जाता है कि नहीं। स्टार्ट करें। यस, सो हियर वी गो गाइस, और मस्त तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस मत छोड़ना प्लीज, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है। जितना भी परफेक्शन आपके अंदर आ सकता है वो केवल प्रैक्टिस करने से आ सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट करो, बार बार सॉल्व करो, रिवीजन करो, जितना रिवीजन आप कर सकते हैं ना, वही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है। किसी भी टाइप की तकलीफ में वही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है। आपने प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपने ऐसा सेटअप बनाना है कि आप रिवीजन पे ध्यान दें और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ओके, कम ऑन। सो हियर वी गो, कैपेसिटर एंड इस कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले कुछ कहानी में इसके बारे में आपको सुनाने वाला हूँ। आज मस्त तरीके से हम कुछ बातें करने वाले हैं। पहले आपको फील आना चाहिए कि ये है क्या और आप इसके कंसेप्ट का यूज करेंगे कैसे, क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं तो बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है बॉस, तो यार देखो, कैपेसिटर अगर मैं नॉर्मल एक मार्केट लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, अच्छा सर ये मार्केट लैंग्वेज क्या होती है? मार्केट लैंग्वेज जब जो हमारी लोकेलिटी होती है ना, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो फिर वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट लैंग्वेज इन द सेंस कि हम टेक्निकली बात नहीं कर सकते। जो लैंग्वेज में वो समझते हैं चीज़ों को कि ये मार्केट में चीज़ इस नाम से जानी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बात करनी पड़ेगी, तभी वो समझ पाएंगे अच्छा इस चीज़ की बात कर रहा है। यस, अगर आप मार्केट में जाएंगे कैपेसिटर लेने तो नॉर्मली कैपेसिटर का जो पुराना नाम है एक तरीके से इसको बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, तो मार्केट लैंग्वेज में मतलब मैं इसको बोलूंगा क्या, कंडेंसर। ओके, तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि सर ये कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये है क्या, ये सारी कहानी बताऊंगा, बना कैसे, करेंगे क्या, बनाया क्यों, ये सब कुछ आपको इस लेक्चर में सुनने को मिलेगा। और लास्ट में जितने भी कंसेप्ट पे हम यहाँ पे पहुंचेंगे उनसे ऑसम एक क्वेश्चन आने का चांस बना रहता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बढ़िया वाले हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बॉस, ओके, काफी बातें वैसे मैंने कर लिया आज आपके साथ। ओके, तो यार जैसे मैंने आपको बोला, कैपेसिटर का मतलब एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसको जस्ट अभी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, हम मानेंगे इसको एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के रूप में जानते हैं इसको। ठीक है, मानेंगे या जानते हैं हम। ठीक है, तो इसको कंडेंसर बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब इसके नाम हमने रख दिया है मॉडिफाइड करके कैपेसिटर। ठीक है, तो ये करता क्या है, बना कैसे एंड ऑल, ये सारी चीजें अभी देखेंगे। और इसकी कैपेसिटेंस से हमें मतलब क्या है। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस से हमें, तो देखो भाई, कैपेसिटर के बारे में बताया गया कि एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया जिसको हमने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का नाम दिया कि एक डिवाइस है जी ये, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब चार्ज को स्टोर कर लेता है। ठीक है, जो चार्ज को स्टोर करता है फिर उसको स्टोर करेगा, फिर सडनली उसको वो सप्लाई भी कर देता है। तो हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको स्टोर भी तो करना जरूरी है ना। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया बेसिकली, ठीक है, चूंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उस डिवाइस को बनाने के लिए आपको कंडक्टर यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी तो चार्ज स्टोर होगा। भाई चार्ज कहाँ पे स्टोर कर सकते हो आप, कंडक्टर के सरफेस पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके का अरेंजमेंट है, डिवाइस यू कैन से इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्योंकि कैपेसिटर का यूज किया जा रहा है, इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज किया जा रहा है टू स्टोर। ये एक छोटे से पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा डेफिनेशन डेप्थ में थियोरेटिकल में नहीं जाऊंगा, बट आपको हर चीज मैं बता दूंगा, बस सुनते रहना। ठीक है, तो वो बोलते हैं टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोलो आप, चार्ज बोलो या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो। ठीक है बॉस, ओके, ये थोड़ा मैंने ऐसे रफ सा लिख दिया, आप समझ जाएंगे, एनर्जी है ये। ठीक है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर करता है ये भी समझना जरूरी है। इन दी फॉर्म मतलब किस चीज को, इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है जी। तो वो जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की फॉर्म में होती है, जो फील्ड लाइंस है, तो कहीं ना कहीं हम उनको स्टोर करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो, ठीक है। तो ऐसा डिवाइस बनाएगा, थोड़ा सा फील आ रहा है जब हम इलेक्ट्रिसिटी, और हाँ, दुनिया की मतलब किसी भी जगह पे दुनिया में कहीं पे भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाली जो ग्रिड होती है उनमें कैपेसिटर हमेशा मोस्टली यूज किया जाना होता है, ठीक है, मतलब वो किया जाता है, जिससे कि जो एनर्जी बनाई गई है तो उसको स्टोर कर लें। तो एक इस तरीके से समझो, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, भाई उसको स्टोर करना है। जैसे हमारे घरों में टंकियां होती हैं, पानी हम स्टोर करके रख लेते हैं, तो वो जो पानी की टंकी है जिसमें पानी भरा गया, वो जो डब्बा सा है, जो भी है हमारे पास कंटेनर है, वो एक डिवाइस ही तो है एक तरीके से पानी को स्टोर करने के लिए। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए ये हमारा एक डिवाइस है जिसको हमने कैपेसिटर का नाम दिया। और होप सो आप समझ गए होंगे कि मैं मेरी भावनाएं क्या बोलना चाह रही है, कहां तक मैं जाना चाह रहा हूं, ठीक है, ये आप समझे, ठीक है। अब ये बना कैसे, अब मुद्दे की बात यहां पे आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि चार्ज को स्टोर कर रहा है, या फिर यू कैन से भाई चार्ज है तभी तो फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो अपना स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू जस्ट रिमेंबर, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे बात ये आ जाती है कि सर ये बनाया कैसे गया, ठीक है, कैपेसिटर को बनाने के लिए क्या यूज किया गया। तो हमें पता है यहाँ पे कंडक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग सरफेस यूज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, कंडक्टिंग सरफेस होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने कैपेसिटर बनाना है तो कंडक्टिंग सरफेस आपको लेनी है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको स्टोर कैसे करना है, ठीक है, तो ये सारी जानकारी अब आपको धीरे धीरे यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, और यहीं से हमारी जर्नी की हो जाती है स्टार्टिंग की, आप किस तरीके से इसको बनाने वाले हो। फिर हम समझेंगे कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मजा आने वाला है, देखते जाओ बस, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो, और जल्दी से बात कर लेते हैं कि सर कैपेसिटर को बनाते कैसे हैं, उसका यूज कैसे करें न्यूमेरिकल करने के लिए। आप टेंशन नहीं लेने का बॉस, बस आप देखते जाओ, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आता है, आई गारंटी मेंस और नीट तक तो आप फोर्ट डालोगे, और आपका इतना बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे अगर इंजीनियरिंग के हैं तो आईआईटी के लिए आप डेफिनेटली प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, ओके सर। तो कैपेसिटर को मैंने बोला, कैपेसिटर को बनाने के लिए एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 कंडक्टर्स यूज होते हैं, 2 कंडक्टर्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब चलो, अब बात देखो क्या आएगी, देखो पहले आप फील करना इस चीज को, ठीक है। बात क्या आएगी, सर 2 कंडक्टर ले लेते हैं सर, नो प्रॉब्लम, कैसा भी हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने 2 कंडक्टर ले लिए। तो 2 क्यों लिए, इसका भी एक लॉजिक है, ठीक है। 2 ही क्यों लिए, एक से भी काम चल सकता था क्योंकि चार्ज तो एक कंडक्टर भी स्टोर कर लेता, हाँ ये भी क्वेश्चन मन में आ सकता है। तो लेट्स सी, सिंगल कंडक्टर है 1, और इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया है, कहीं से इसको सप्लाई करके दे दिया आपने कि पॉजिटिव चार्ज है जी। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो होता है वो बाहर को आता है, मतलब फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर को निकलती हैं, और ये अगर इसके आसपास और कोई कंडक्टर नहीं है तो ये बहुत दूर तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगी। मतलब ये पूरी दुनिया को अपनी एनर्जी बांट रहा है, मतलब कोई रोक टोक है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया को एनर्जी बांटने जा रहा है, और टेंशन नहीं लेने का, बस ये टेंशन देने का वाली बात है। क्यों सर, क्योंकि इससे जो फील्ड लाइन्स हैं, यही तो फील्ड लाइन्स हैं, फील्ड लाइंस। पहले आप समझो ना कि बनाया कैसे, अप्रोच क्या था, सोचेंगे कैसे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो यार ये सारी एनर्जी स्प्रेड हो रही है, और खुल्लम खुल्ला फील्ड है, ये कहीं भी जा सकती है, कोई भी इसका यूज कर पा रहा है, आप देख सकते हैं। दिस इज नॉट अ बाउंडेड, यू कैन से नॉट अ बाउंडेड, ठीक है, एनर्जी, ये एक तरीके से बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नहीं है, ठीक है। बाउंडेड ये कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि इसके आसपास और कोई कंडक्टर है ही नहीं जो उसको ले सके, तो कहीं भी जा रही है, पूरी स्प्रेड हो रही है। ऐसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जस्ट लाइक जैसे हमारा सन है, सन से जो एनर्जी आ रही है तो पूरी दुनिया में नहीं जा रही है, उसकी धूप एनर्जी पूरी दुनिया में जा रही है, वो बाउंडेड नहीं है, तो ये खुल्लम खुल्ली एनर्जी है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि इसको स्टोर कर ले, तो स्टोर करने के लिए तो भाई बाउंड करना पड़ेगा ना, तो ये तो बाउंडेड नहीं है। फिर उन्होंने सोचा यार ये तो वेस्ट हो रही है, एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये तो वेस्ट हो रही है एनर्जी, और ये इसको हम लाइक स्टोर नहीं कर पा रहे, तो वेस्ट हो रही है, कहीं भी जा रही है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला अच्छा 2 कंडक्टर लेके देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उसने बोला कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, इसको चार्ज दिया पॉजिटिव, ओ अच्छा, इसको भी चार्ज दे दिया पॉजिटिव ही। भाई दिमाग में इंसान है, भाई इंसान अपने तरीके से सोचते हैं ना। भाई आपने बोला कि सर पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, मैंने बोला ठीक है, नेगेटिव दे दूं, मैंने बोला ठीक है। भाई अपने दिमाग से देंगे ना, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे नए नए रिजल्ट बनते रहेंगे, वैसे वैसे हमें चीजों को पता चलता रहेगा। सो आफ्टर ऑल वी हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट, है ना, तभी पता चलेगा कि यार एक ऐसा अरेंजमेंट बनकर तैयार हो जाएगा कि सीरियसली वो उस
एनर्जी को एक बाउंडेशन में रख रहा होगा, एक रीजन में उसको बाउंडेड फॉर्म में उसको रख रहा होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं उस चीज को। तो इसने बोला सर मेरे पास भी तो पॉजिटिव है, इस बंदे ने बोला, इसने बोला ठीक है, तो ये भी एनर्जी अपनी दुनिया को देने लगा। लो भाई चले जाओ, कहीं तक भी जाओ। जो एनर्जी इधर से निकल रही थी वो अलग बात है, वो ऐसे यहां से निकलने वाली एनर्जी से रिपेल होने लगी। आपने फील्ड में पढ़ा होगा, इस पे भी चूंकि पॉजिटिव है ऐसे, तो ये इधर जाना तो चाह रही थी ऐसे, पर ये ऐसे आ गई, ऐसे जाना तो चाह रही थी लेकिन नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि रिपेल करेगी। हाँ, इधर वाली एनर्जी ऐसे जा ही रही होगी ऑब्वियसली, रिपेल्सन के कारण ऐसे। तो ये भी एनर्जी इससे निकल के ऐसे अब जा रही होगी, ठीक है। ऐसे इसकी एनर्जी कहीं इधर जा रही होगी, ऐसे समझ लो आप। तो इसमें भी क्या है कि यहाँ पे भी आप बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी जो एनर्जी है कहीं भी बाउंडेड नहीं है। एक तरीके से ये एनर्जी इधर आना चाह रही थी, इससे निकल के इस पे, इससे निकल के, लेकिन ये ड्यू टू रिपल्सन, चूंकि यहाँ पे रिपल्सन होगा इनके बीच में, ये मिल नहीं रही है, तो ये भी बिल्कुल एक तरीके से इधर जा रही है, कोई इधर भी एनर्जी इधर, तो बहुत सारी एनर्जी फैल रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एक तरीके से चार्ज तो चलो हम इसको स्टोर करा लेंगे, बट एक सफिशियंट अमाउंट में जिसका हम यूज कर सके वैसा यहाँ पे चार्ज आप स्टोर नहीं करा सकते, एनर्जी को स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि ये भी खुल्लम खुल्ली, अब दो मिलकर खुल्लम खुल्ला एनर्जी बांट रहे हैं ठीक है ना, दो मिलकर खुल्लम खुल्ला है। ये एनर्जी इसको दे रहा है, ये इसको नहीं दे रहा है, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं, बोलता है कि ना भाई मैं तेरे को नहीं दूंगा, ठीक है, वो बोलता है ना तेरे को मैं भी नहीं दूंगा, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन है, रिपेल कर रहे हो दोनों, है ना। तो ये भी एक तरीके से वेस्ट ही है। तो ये एनर्जी भी खुल्लम खुल्ली है, इसका यूज कोई भी कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। सो ये कहीं भी जा रही है, मतलब ऐसे ही है, मतलब बट रही है जी, ठीक है। तो फिर सोचा गया कि यार सर अब क्या करेंगे, मतलब ये तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो हर इसके सराउंडेड रीजन में एनर्जी स्प्रेड हो रही है, तो उसको हम बाउंडेड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर देखो, अब आप खुद लॉजिक लगाओ, चूंकि ये प्लस प्लस है, माइनस माइनस होता तो एनर्जी इसमें एंटर कर रही होती, तो वो भी कहीं से भी आ रही होती, ठीक है। तो अब उन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि सर अगर ये कंडक्टर है, अब समझना मजा आएगा, आपको फील आएगा। पहले आप फील तो करो ये है क्या, ये चल क्या रहा है, काय को पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ये बात तो करो पहले। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लॉजिक कैसे लगाओगे, दिमाग कैसे यूज करना है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके सर, ओके, अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, मतलब आपकी तरह अब हम बातें करना स्टार्ट कर रहे हैं। यही तो सिखाना है मैंने आपको इंटेलिजेंट किस वे में बनाना है कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो क्रिएटिव जो प्रोसेस होता है वो डेवलप हो जाए, मजा आ जाएगा, फिर तो टेंशन नहीं लेने का। उसने बोला ना अब ऐसा कुछ कर लेते हैं, उसने बोला, मैंने बोला ठीक है करते हैं भाई, क्या करना है बोलो। ये एक पे प्लस चार्ज दे के देखते हैं, एक पे माइनस दे के देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है जिस बंदे ने इसको बनाया उसको सपना ही आया होगा कि प्लस माइनस चार्ज ही दे दो, नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना भाई, उसने भी तो ऐसे ही ट्राई की होंगी चीजें, तो बेस्ट अरेंजमेंट बन गया होगा। तो उसने बोला यहाँ से जो फील्ड है ना, ये वाला प्लस के साथ माइनस है, तो इसका फील्ड इसमें एंटर करेगा, इसको नहीं रोकेगा कोई। आपको पता है प्लस से निकल के माइनस में जाता है, तो ऐसे जा रहा होगा। हाँ, कुछ एनर्जी अभी भी इधर ऐसे जा रही है, वो अलग बात है। अब आप देख सकते हो इसमें भी ऐसे एंटर कर रही होगी कुछ एनर्जी इधर से आके, लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा रीजन हो गया कि इसकी एनर्जी इससे निकल के इस पे जा तो रही है, मतलब ये एनर्जी कहीं ना कहीं बाउंड हो गई। देख लो ये वाली, इतना सा रीजन देखो आप, ये वाला इस रीजन में, हाँ इधर अभी भी इधर को जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो पूरी जा रही थी खुल्लम खुल्ली, यहाँ पे भी देख लो हर डायरेक्शन में जा रही है, कहीं भी बाउंडेड नहीं थी। तो इससे एनर्जी इस अरेंजमेंट में इससे निकल के इसमें जा रही है। अब ये एक ऐसा अरेंजमेंट होगा, आप बोलोगे सर इसमें प्लस माइनस चार्ज कहाँ से है, वो सब सिखाऊंगा, टेंशन नहीं है। पहले आप देखो इन सब में डिफरेंस क्या है। तो एक बेस्ट अरेंजमेंट अगर मैं देखूं कि एक पर्टिकुलर रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा कि इससे निकल के इस पे जाएगा, ये तो ये इसमें भी एंटर कर रहा है, ठीक है, इधर से एंटर करके कहीं ना कहीं इसी में जा रहा होगा, इसी में जा रहा होगा, ठीक है, इससे निकल के भी इसी में, तो कहीं ना कहीं एक रीजन में एनर्जी यहाँ बाउंड हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज आप समझो कि कैपेसिटर को बनाने के लिए दो कंडक्टर्स चाहिए और दे मस्ट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी उसने बोला एक चार्ज प्लस होना चाहिए और एक माइनस, मतलब इक्वल एंड अपोजिट, समझ गए आप, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अगर कैपेसिटर बनाना है तो उसने बोला इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की रिस्पेक्ट में अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो एक बेस्ट अरेंजमेंट वहां बन सकता है जिसका यूज करके हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये यहां से आइडिया लग गया। तो ये आइडिया लगा तो फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया, इसको कन्वर्ट कैसे किया गया उस अरेंजमेंट में, उससे कैपेसिटर बनाया कैसे गया, यही सारी बातें, फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल लेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब स्टार्टिंग ऐसे करनी है, ठीक है, आपको मजा आएगा फिर, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली
तो कंडक्टर पे ही चार्ज आप देते हैं, कंडक्टर ही चार्ज को होल्ड करता है, दैट्स वाई हम यहाँ पे कंडक्टर लेते हैं। थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा, माइंड में आया होगा मजा कि यार सर सोचना कैसे है, बात कैसे करनी है, यूज कैसे करना है। ओके, अब आगे बढ़े, कैपेसिटर पे डायरेक्ट चले, अब कैपेसिटर को कैसे हैंडल करना है, कम ऑन। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपने कैसे डिराइव करना है, बनाना कैसे है। ठीक है, तो एक बेस्ट अरेंजमेंट आपको मिल चुका है। सपोज करो मैंने एक रैंडम शेप कोई कंडक्टर की ले ली है, ठीक है, मैं कोई डेफिनेटली ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें और हमने क्या किया, ये वाले कंडक्टर को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल सपोज करो अटैच कर दिया। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसका पोटेंशियल है V। ये V क्या है, V क्या है, मतलब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल इससे है तो इसका जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव वाला और इसका पोटेंशियल नेगेटिव वाला, तो ये V है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, +2 माइनस, यानी हाई पोटेंशियल माइनस लो। हाई पोटेंशियल किसका होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझना, जिस कंडक्टर को आपने पॉजिटिवली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, मतलब बैटरी क्या करती है, इस वाले से पॉजिटिव चार्ज लेगी और इसके ऊपर डालेगी, ठीक है, इसको सप्लाई करेगी, समझना आप, है ना, इससे निकालेगी, तो जब इससे पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे तो उसमें नेगेटिव हो जाएगा, ऑब्वियस है, ऐसे समझो आप, एक ही बात है। या ऐसे समझ लो, इससे इलेक्ट्रॉन बैटरी निकालेगी और इसके ऊपर डालेगी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकल के अगर आ रहा है ऐसे तो इस पे जा रहा है, ठीक है, या ये कह सकते हो कि इससे पॉजिटिव चार्ज इस पे डाला जा रहा है, तो ये बैटरी का काम होता है, ठीक है, बैटरी कर रही है, ठीक है, तो बस इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, एक अरेंजमेंट बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फील्ड इसमें जा रहा होगा और इस अरेंजमेंट को ही एक तरीके से, इस अरेंजमेंट को नाम दिया गया कैपेसिटर। ठीक है, अब ये किस किस शेप में हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है, वो बाद में बातें करेंगे, बस इस अरेंजमेंट को नाम दिया कैपेसिटर। कि हाँ, एक चीज तो दिख रही थी कि इससे निकलने वाला मैक्सिमम फील्ड प्लस से निकलने वाला माइनस में जा रहा था, ये दिख रहा था, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, वो आप समझ जाएंगे, अंडरस्टूड है। ओके, तो एक अरेंजमेंट हमने बना दिया। अब उसने बोला कि जो बैटरी ने इससे इलेक्ट्रॉन अगर निकाले और इस पे डाले, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको बोलोगे प्लस क्यू और इस पे आ जाएगा ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करता है। मतलब ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपने क्रिएट किया है चार्ज बनाने के लिए, ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला, ठीक है। तो उसने बोला हमेशा दो कंडक्टर पे जो चार्ज होगा उसका जो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा, ठीक है, उसको कंसिडर करना है। तो पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस V। दिस इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात आप ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन बनी। ओके सर, फिर क्या करेंगे, तो यहां से कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई, उसको बोला गया C, एंड C को आप लिख सकते हो Q/V, एंड C इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस, C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटेंस का मतलब हाउ मच। जब भी आप बोलो कि यार चलो सर हमने ये डिवाइस तो बना दिया, पर कितनी एनर्जी ये स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज ये स्टोर कर सकता है, दिस हाउ मच इज कॉल्ड एज हाउ मच एनर्जी, ठीक है, इट कैन स्टोर। जब आप ऐसे बात करते हो तो ये इसकी कैपेसिटी को दर्शाता है, इट्स कैपेसिटी। तो उस कैपेसिटी को नाम दिया गया इसकी कैपेसिटेंस, कि हाउ मच एनर्जी या हाउ मच चार्ज इट कैन स्टोर, दैट हाउ मच क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इट्स कैपेसिटेंस। ऑब्वियसली मेरी इसकी एबिलिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी कैपेसिटी के साथ ये चार्ज को स्टोर कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है, एबिलिटी उसकी स्टोर करने की, ठीक है, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। और मैथमेटिकली आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, C इज इक्वल टू Q/V, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, अगेन नॉट द पोटेंशियल, एंड दिस इज द चार्ज ऑफ द पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर, जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया दोस्तों सिंपली। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब ये छोटा सा लेकिन बहुत खोटा सा, हर जगह यही यूज होने वाला है, इसी से सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस को कैलकुलेट अगर करना है तो कितना चार्ज आपने सप्लाई करा है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना, और जो पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के कंडक्टर के बीच में वो पता होना चाहिए, सिंपल। तो यूनिट की अगर हम इसकी बात करेंगे, यूनिट क्या बनेगी सर, कूलम पर वोल्ट बनेगी, और इसी को नाम दिया जाता है फैरेड। नॉर्मल इसकी यूनिट यूज की जाती है माइक्रो, स्मॉल जो यूनिट होती है माइक्रो फैरेड। अगर माइक्रो लिखा है कहीं पे तो 10⁻⁻⁶ लिखेंगे, और अगर कहीं पे पिको फैरेड लिखा है तो 10⁻12 लिखेंगे। पिको है ना, 10⁻12 फैरेड, ये स्मॉल यूनिट्स होती है इनकी।
फैराड इसकी स्टैंडर्ड जो बड़ी यूनिट है, माइक्रो फैराड छोटी है, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ में कन्वर्ट करेंगे अगर फैराड बनाना है, और पिको मतलब पिको फैराड 10⁻12, ये पता होना चाहिए बेसिक लेवल पे। कूल, तो समझ जाएंगे सर। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप फॉर्मूला देख पा रहे हो यहाँ पे Q/V, ये जो C है, C किस पे डिपेंड कर रही है? C जो है C किस पे डिपेंड कर रही है सर? C डिपेंड करती है दोस्तों, पहले ये बता दूं किस पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो Q/V है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो उस पर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब चार्ज अगर बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच में बढ़ रहा है। तो ये इस पूरे रेशियो पे ये जो पूरा रेशियो है कांस्टेंट होता है एक तरीके से, ठीक है। अगर आप V बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ रहा है, अगर घटा रहे हो तो ये घट रहा है, ठीक है। तो ये पूरा रेशियो कांस्टेंट रहता है, यानी C ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V, दोनों पे डिपेंड नहीं करती। तो सर अगर Q V को बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट ही रहने वाली है इस पर्टिकुलर केस में, कि अगर Q को चेंज कर रहे हो या V को चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सर डिपेंड किस पे करेगी ये आपने समझना है कि ये डिपेंड किस पे करती है। मतलब डिपेंड करने का मतलब होता है किस वजह से कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की डिवाइस की चेंज हो सकती है ना। चेंज किस वजह से नहीं होगी? चार्ज को बढ़ाने से, पोटेंशियल को बढ़ाने से, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई एक को भी बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो ये जो C है ये कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। तो इनके चेंज करने से इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। समझ गए होंगे लॉजिक? तो किस पे डिपेंड कर रहा है वो सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, आगे देखेंगे वो डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। पहले आप समझ लो डिपेंड का मतलब क्या होता है। डिपेंड्स मतलब किस फैक्टर की वजह से चेंज हो सकती है ना। अगर उन फैक्टर को हम चेंज कर देंगे चेंज हो जाएगी, बट चार्ज और पोटेंशियल को चेंज करोगे तो नहीं। बेसिक लेवल पे आप समझ लें, इतना दिमाग में आप याद रखें, है ना। बोल दो ना जरा, ठीक है। इतना आप याद रखें, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है सर। तो डेफिनेशन क्लियर है आपकी, है ना। फॉर्मूला क्या है वो क्लियर है आपका। अब इसका यूज कैसे करना है ना, चांदी मेरे, ये औसम होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर मतलब कि इसकी पर्टिकुलर एक कोई शेप होती है, कोई डिजाइन होता है, यस, वो आपने समझना है। तो जो मोस्टली फेमस है, जो हमने सबसे ज्यादा पढ़ना है, वो है पैरेलल प्लेट। आप सबको पता भी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर पढ़ेंगे हम स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर बात करेंगे हम सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेंगे। तो 98% जो प्रॉब्लम्स आएंगी, 98% मतलब मैक्सिमम कंसेप्ट जो ऑक्यूपाई यहाँ पे हम करने वाले हैं, वो सारे होंगे पैरेलल प्लेट। यही आपको आना चाहिए, बेसिक तौर पे यही आना चाहिए। ये सबसे लास्ट में देखेंगे हम, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उनके रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करके आता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैक्सिमम क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही पूछे जाते हैं, तो उसी पे कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी पे फोकस करने वाले हैं। तो यू डोंट वरी अबाउट दैट, बेसिक आपके सामने है, आप ध्यान से इसको देख सकते हो, ठीक है बॉस। चलें आगे। ओके सर, चलना तो पड़ेगा, चलना ही है, और चलना मतलब जिंदगी का नाम ही चलना है, तो चलते रहना पड़ेगा। स्ट्रगल करते रहने पड़ेगा, मेहनत करती रहनी पड़ेगी। मंजिल तक अगर पहुंचना है तो रुक नहीं सकते ना बॉस। तो रुक गए तो यार कभी जा ही नहीं पाएंगे ना यार। जैसे हमारा घर है तो जहाँ पे बना है वो वहीं पे बना रहता है, हम भी ऐसे ही खड़े हो गए तो ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, और लोग हमारे से आगे निकल जाएंगे। ओके, आगे बढ़े। यस, जैसे मैंने आपको बोला है, जल्दी से बात कर लेते हैं उन सारे फैक्टर्स पे। और सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे वास्ते, से मैंने बोला ना 98% क्वेश्चन सी वहीं से आते हैं बॉस। तो किसकी बात करने वाले हो सर? पैरेलल की, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। उसने बोला पैरेलल प्लेट्स, मतलब दो प्लेट लेंगी जो पैरेलल फॉर्म में होंगी, और उस अरेंजमेंट का यूज करके हम कैपेसिटर बनाने वाले हैं। तो सर इसका लॉजिक क्या है? आराम से समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, मस्त तरीके से, ठीक है। दो प्लेट लेते हैं, और याद करो जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था, ठीक है, जब मैं आपको बता रहा था गॉस थ्योरम वगैरह के एप्लीकेशन हम देख रहे थे, तो एक ऐसा अरेंजमेंट वहां पे आया था, दो इन्फाइनेटली लॉन्ग थिन प्लेट्स होती थी। उन थिन प्लेट पे हम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी देते थे, ठीक है, और उसकी वजह से फील्ड निकालते थे। कैसे सर? मतलब लिख के बताओ, करके बताओ, ऐसा सोच रहे होंगे आप, ठीक है। देखो, मान लो एक प्लेट ये रही, किया है हमने क्वेश्चन, ठीक है, आप सबने किया है, ठीक है। बोलने का नहीं बॉस, बोलने का नहीं। इस पे दे दो पॉजिटिव चार्ज और इस पे दे देंगे नेगेटिव चार्ज, ओके। मतलब प्लस डेंसिटी और माइनस डेंसिटी, ठीक है, पॉजिटिव प्लस माइनस। इनके बीच की डिस्टेंस कुछ मान लेंगे डी, और हर प्लेट का एरिया ए, ठीक है। और आपने देखा था कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए लेंगे, इधर कोई पॉइंट बी लेंगे, इधर कोई पॉइंट सी लेंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेट किया करते थे ए बी सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, ओके। सो
चेक करें, चेक करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो प्लेटें हैं तो दोनों की वजह से होगा। थिन प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है उसका हाफ लेके बनाना होता था, तो ये प्लस है तो ये रिपेल करेगा इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट का जाएगा इधर और इसका हाफ कर दो सिग्मा बाई 2 और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। तरीका डायरेक्ट बता रहा हूँ। नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा तो इसका फील्ड भी इधर ही आएगा, देख लो E2 वाला, वो भी सिग्मा हाफ करना है 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ए पॉइंट पे दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो ए पॉइंट पे नेट फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो यू कैन राइट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एट दिस पॉइंट। तो इसका मतलब इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में जो आ रहा है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस, मतलब सारा फील्ड प्लस प्लेट से निकलेगा और माइनस पे चला जाएगा। अब आपको नजारा नजर आएगा, यानी सारा फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच में है, बाउंडेड है, ये आप देख सकते हो। यानी ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो इसका फील्ड इससे बाहर नहीं जा पा रहा है। आप बोलोगे यार सॉरी ये बी सी पॉइंट भी तो है, क्यों नहीं जा रहा है? जा रहा होगा, प्लस चार्ज है इस पे, देखेंगे ना, जरा रुको जरा देखते हैं। बी पॉइंट पे निकालते हैं, इसकी वजह से ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा तो इसका इधर आ जाएगा, इसकी हाफ कर देना तो 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका इधर आ जाएगा और वो भी आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो देखो इस पॉइंट पे एक फील्ड इधर है और उतना ही फील्ड इधर है, कैंसिल हो जाएगा। तो बी पॉइंट पे नेट फील्ड कितना आ गया? 0, क्योंकि ये वैल्यू सेम है, अपोजिट है। सिमिलरली सी पॉइंट पे निकालो, सी पॉइंट पे चेक करें, माइनस वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो E2 आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस वाला रिपेल करेगा इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये भी कैंसिल हो गया, यानी सी पॉइंट पे भी फील्ड हो गया। यानी एक ऐसा अरेंजमेंट बन गया जिसके लेफ्ट राइट के रीजन में कोई फील्ड जा ही नहीं रहा। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाने के लिए आपने दो प्लेटें ली, आप चेक करें, और उनको एक दूसरे के सामने रखा एट ए वेरी लेस डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इसको अगर प्लस दे रहे हैं तो इसको माइनस देना पड़ेगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होने वाली है d, दिस इज वेरी लेस, है ना, वेरी स्मॉल, यू कैन से स्मॉल डिस्टेंस होती है कंपैरेटिवली याद रखना, प्लेट्स के कंपैरेटिवली। ये इन्फिनिटली थिन प्लेट्स होती हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेट यू कैन से, तो उनके कंपैरेटिवली ये ध्यान से देना है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे माइनस, तो इस पे पोटेंशियल होगा प्लस में, यानी इस पे हाई पोटेंशियल होगा और उस पे लो पोटेंशियल होगा, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहेगा V प्लस माइनस V माइनस वाला पोटेंशियल, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ओके। तो इस अरेंजमेंट को बोला गया दो प्लेट पैरेलल फॉर्म में लेनी है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के साथ लेनी है। और ये क्यों लिया ऐसे देखो, क्योंकि इसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सारा फील्ड यहां से निकल के इसके अंदर है। और आप देख सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे इन दो प्लेट की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होगा, अंदर के किसी भी पॉइंट पर इनके बीच में यहां पे, तो वो कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद रख सकते हो आप डायरेक्टली, क्योंकि हमने निकाला है, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट का हम यूज करेंगे, एंड इस अरेंजमेंट को बोला गया कैपेसिटर। तो ये पैरेलल प्लेट से मिलकर जो कैपेसिटर बना है, इसकी क्या कैपेसिटी है कि ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसको निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है, सब कुछ निकालना है, एनर्जी सी व्हाटएवर जो भी है। और इन दोनों प्लेट के बीच में इस समय क्या है? मीडियम कुछ नहीं है, एयर है, या मतलब इनके बीच में जो मीडियम है वो एयर मान लो, या फिर उसको आप वैक्यूम मान सकते हो, ठीक है, उसको आप वैक्यूम मान सकते हो, ठीक है, ऐसे समझ लेंगे आप। तो एयर मानो या वैक्यूम मानो, है ना, यहाँ पे कोई एडिशनल मीडियम यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे का मीडियम यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे आपका जो मेन पॉइंट होता है वो दोस्तों क्लियर होना चाहिए, मतलब दोनों प्लेट की डिस्टेंस बहुत कम होती है कंपैरेटिवली इन प्लेट की लेंथ्स के। तो हमें लगता है कि ये वाली जो रॉड्स, ये जो यहाँ पे प्लेट्स मैंने यूज किए, इन्फिनिटली थिन प्लेट्स आप मानेंगे इनको, ठीक है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। समझ गए आप? ओके सर, नो प्रॉब्लम, एक बेसिक तो क्लियर हो गया। अब हम इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने समझ लिया, कैपेसिटेंस की बात करेंगे, जो मुद्दे की बात है, सी निकालेंगे बस। अब सी पे फोकस करेंगे एंड एनर्जी पे फोकस करेंगे कि एनर्जी उसको निकालते कैसे, बस आपका बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। यार क्या बात कर रहे हो? फिर हम मीडियम का इफेक्ट देख लेंगे कि यार सर अगर दोनों प्लेट के बीच में ये जो स्पेस है, यार एयर ना हो, वैक्यूम ना हो, कुछ मीडियम भर दे, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस वो देख लेंगे। पहला लेक्चर आपका बेसिक तौर पे हो जाएगा मस्त तरीके से क्लियर, और आपके फंडे भी होने लगेंगे क्लियर। ओके, फंसोगे ही नहीं यार, क्या बात कर रहे हो आप? फंसने ही नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है, फंसने ही नहीं दूंगा। बस ध्यान से देखते रहना, नोट्स बनाते रहना, मेरी बातें सुनते रहना और उनको यूज करते रहना। मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उनका एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। ओके,
वरना बॉस दोस्त दोस्त ना रहा, ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है, दोस्त दोस्त ना रहा, ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। अदरवाइज सोच लेना बॉस, दोस्ती तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, और हमें अपनी फ्रेंडशिप तो मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी बॉस, मंजिल तक पहुंचना है ना। यस ओके गाइस, सो जल्दी से अब मैं आपको बता देता हूँ उसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या होने वाला है, एंड देन उसका यूज करके आप मस्त तरीके से अपने क्वेश्चन करते रहेंगे, और इसी से आपकी जान पहचान आप होनी जरूरी है। जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम 98% क्वेश्चंस तो बॉस इसी का यूज करके बनाए जाते रहे हैं। तो चलो कमॉन देख लेते हैं क्या है सर। तो अभी अभी आपने बेसिक लेवल पे देखा है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस एंड हाउ यू कैन यूज द कैपेसिटेंस, वो अब सीखना है। ओके, कैलकुलेट कैसे करना है वो अब सीखना है। ओके, तो देखो बॉस यहाँ पे मैंने लिख दिया। वैसे तो जब आप मैं एनर्जी की बात करने वाला हूँ तो और भी मजा आने वाला है उसमें, ठीक है, आप किस तरीके से यूज करोगे। तो अभी मैंने क्या लिया, 2 प्लेटें ले ली और बैटरी से मैंने इनको कनेक्ट किया। और बैटरी का काम क्या होता है आप सबको पता है, एक प्लेट से चार्ज को निकाल के दूसरे में ये डालेगा, तो जिससे एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, अपनी तरफ से कुछ नहीं सप्लाई करेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ पोटेंशियल, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप समझदार हो गए हो, ठीक है। तो यार सर इस पे प्लस चार्ज कैसे आया होगा, क्योंकि इसने इससे प्लस चार्ज इस पे डाला होगा, ठीक है। तो ये काम कर रही है ना बैटरी, ये करने का काम कर रही है, उसने काम करना है बैटरी एक तरीके से, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो इससे इलेक्ट्रॉन इसने निकाले, इससे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाले और इसमें डाल दिए, है ना, ये इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज, सिंपल है, बस इतना समझे। अब सर क्या होगा, हमें तो चाहिए इसकी कैपेसिटेंस, मतलब ये जो फील्ड है, इसने जो पॉजिटिव प्लेट मैंने आपको यहाँ पे बना दी है, दोनों प्लेट के बीच की स्मॉल डिस्टेंस डी ले लिया और हर प्लेट का एरिया ए ले लिया, या पहले से समझे, और दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ओके, तो अभी अभी हमने देखा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, क्योंकि इस फील्ड के जो बाउंडेड एनर्जी है यहाँ पे है, जो उन दोनों प्लेट के बीच में है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बाउंडेड एनर्जी है, ठीक है, इसको स्टोर करेगा वो, लेकिन उसकी कैपेसिटेंस पहले निकालनी है कि कितनी कैपेसिटी है इसकी, कैपेसिटेंस निकालनी है C, भाई C निकालनी है। तो कैसे करेंगे सर, देखो C निकालने के लिए आपको Q/V फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको चाहिए सर इस पे चार्ज पॉजिटिव वाली प्लेट का लेते हैं, V सर पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, तो सर ये कहां से आएगा, तो आ जाएगा ना, वैसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो देखो, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बैटरी है, और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे चार्ज आया, उसकी वजह से फील्ड बना है, और आपको पता है इसके अंदर के किसी भी पॉइंट के, इसकी इस पूरे रीजन में जो फील्ड होता है वो हमने अभी भी देखा था, दोनों प्लेट की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट की वजह से, किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल तो इसकी अगर चार्ज डेंसिटी आप इस पे ले रहे हो प्लस सिग्मा, तो सिग्मा आपको पता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो उसकी हाफ लेते हैं इंडिविजुअल की वजह से, तो ठीक है, दोनों की वजह से इसके नेट फील्ड जो है अंदर। तो हमें पता है पोटेंशियल निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो इक्वल टू V/D वाला ये फॉर्मूला, ठीक है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, नेगेटिव होते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और E आपको पता ही है, E है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से V/, हो जाएगा D, तो V आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D। बाकी की कहानी आप सबको पता है, सिग्मा की वैल्यू ये रही, चार्ज अपॉन एरिया, यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे आप पटकोगे तो C आएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आएगा C, ये आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ पे लिखने वाले हो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो बचेगा एप्सिलॉन नॉट A/D। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई आपके पास, समझ पा रहे हो, ऐसा तो नहीं है मैं अकेला ही चिल्ला रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, आपको आनी चाहिए चीजें, आपके वास्ते है बॉस, ठीक है। तो याद रखना जब भी कैपेसिटेंस की बात करेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, तो हमेशा एप्सिलॉन नॉट A/D। तो किस किस पे अब यहां से डिपेंडेंसी शो करेंगे, देखो, यानी एक ऐसा अरेंजमेंट जो पैरेलल प्लेट का यूज करके बनाया गया, उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको कैसे डिफाइन करना है, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तो हमें सबको पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब इस समय इन दोनों प्लेट के बीच में जो भी मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है, ये मैंने आपको बताया था, या तो एयर है या वैक्यूम है, और यार समझदार होना है, यस सर। तो ये एप्सिलॉन नॉट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज किया गया। एरिया प्लेट का है, D उनके बीच की डिस्टेंस है, मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा मीडियम, एप्सिलॉन नॉट का मतलब उनके बीच में मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करेगा। डिपेंडेंसी बता रहा हूँ अब, जो वहां पे नहीं बताई मैंने आपको, ठीक है।
हर प्लेट के एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, उन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप इनके प्लेट के बीच की डिस्टेंस कम कर दोगे तो कैपेसिटेंस 100% चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर इनका एरिया घटा दोगे, बढ़ा दोगे तो भी चेंज हो जाएगा। अगर इनके बीच का मीडियम एयर की जगह कुछ और मीडियम रिप्लेस कर दोगे तो भी चेंज हो जाएगा। तो समझ गए आप किस किस फैक्टर से हम इसको चेंज कर पा रहे हैं, चेंज कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे तो यही बताना चाहिए फिलहाल, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा बीच बीच में, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना यार। पहले आपके दिमाग को एक ट्रैक पे तो लेके आ जाऊं, सोचना कैसे होता है, ठीक है। ओके कूल, यस सर, नो प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ पे इनके बीच में मीडियम एयर है या वैक्यूम है तो एज इट इज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड इसका यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है बॉस। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि डिपेंडेंसी किस पे है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया चेंज कर दोगे तो भी, डिस्टेंस चेंज कर दोगे तो भी, तो पता चला ना कैसे यूज करना है। सो हो ओके। तो यार सर एक कैपेसिटर अगर चाहिए, एक कैपेसिटर कौन सा, वन कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर, वन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहिए। तो एक कैपेसिटर अगर बनाना है तो 2 प्लेट्स की जरूरत पड़ रही है। तो मैंने बोला था ना आपको 2 कंडक्टर चाहिए होंगे, तो कंडक्टर जो है वो प्लेट की फॉर्म में है, ठीक है, प्लेट्स हैं यहाँ पे पैरेलल, तो 2 प्लेट्स आपको चाहिए कि नहीं। तो अगर यार सर बहुत सारी प्लेटें रख देंगे तो बहुत सारे कैपेसिटर बन सकते हैं, क्योंकि एक अरेंजमेंट 2 प्लेट की वजह से बन रहा है। तो यार सर वो जो बहुत सारे कैपेसिटर बनेंगे उनकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, मुद्दे की तो बात है, क्वेश्चन तो अच्छा है, वो आगे देखेंगे ना, वो आगे देखेंगे, ठीक है। अभी 2 ही कंडक्टर की बात करें, 2 ही प्लेटें हैं तो एक कैपेसिटर बन गया, बस इतना समझो अभी, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, देखो अब वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट का जो हमारा कंसेप्ट है इसमें, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा कि यहाँ से किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है, वो सारी जानकारी। तो लास्ट का जो कंसेप्ट है यहाँ पे आपको जो सीखना चाहिए उस पे फोकस करते हैं। कम ऑन, ओके वो जैसे मैंने आपको बोला लास्ट का ये कंसेप्ट है, अमेजिंग कंसेप्ट है। इसमें 2 चीजें मैं डिस्कस करूंगा, एक एनर्जी की बात करूंगा और कैपेसिटेंस पे, चूंकि मीडियम पे वो डिपेंड कर रही है, तो अगर मीडियम हम चेंज कर दे, कोई डायरेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वहीं से क्वेश्चन आने के चांस, पहले टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे वहां से आने के चांस बने रहते हैं। ओके सो हियर वी गो। तो हम देखो यार एनर्जी स्टोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स दे के आपको थोड़ी टेक्निक सिखाता हूँ कि जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपने क्या करना होगा। जो क्वेश्चन हम अभी आगे आने वाले इसमें कंसेप्ट में करना जाएंगे तो आपने कैसे दिमाग लगाना है, ठीक है। वो बोलेगा कि कैपेसिटर है आपके पास पैरेलल प्लेट, ठीक है सर, ऐसे बोल देगा, और इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है C, समझ गया आप। हर प्लेट का जो एरिया है वो A है और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है, ऐसे बोलेगा। इसकी जो इनिशियल कैपेसिटेंस है वो C है। वो बोलता है कि इफ अगर इसकी डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं, ठीक है, इनके बीच की प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस, और एरिया को मैं हाफ कर दूं, समझना आप, एरिया को हाफ कर दिया तो ये जो डिस्टेंस इनिशियल है D, इसको डबल कर दिया तो ये D1 कुछ हो जाएगी, A को हाफ कर दिया तो A2 कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये D1 है, इसको D1 मान लो आप, इसको A1 मान लो आप, तो इसको आप D2 मान सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे समझ गया आप। मतलब एक ऐसा कैपेसिटर, इसी कैपेसिटर को हमने क्या किया, इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दी है, डिस्टेंस हमने बढ़ा दी है, देख लो आप 2D हो गई, और जो एरिया था उसको A/हाफ कर दिया है। तो बताओ नई कैपेसिटेंस क्या होगी, तो C' निकालो, न्यू कैपेसिटेंस। तो नो प्रॉब्लम गाइस, क्या बात कर रहे हो। तो जब ये एज इट इज था, जब C कैपेसिटेंस थी तो C को लिख सकते थे आप ε0 क्योंकि D डिस्टेंस थी, एरिया A था। अब क्या करेंगे, C' मान लो, न्यू कैपेसिटेंस है ना, तो इसको लिखेंगे ε0, एरिया कितना हो गया A/2, लिख दो जो भी किया है, डिस्टेंस कितनी होगी 2D, तो आप लिखोगे ε0 A/2 224D, और आप देख सकते हो किसकी वैल्यू है, यानी C पे क्या फर्क पड़ा, ऐसा करने से एरिया डिस्टेंस को चेंज करने से C पे क्या फर्क पड़ा। तो आप देखो ε0 A/D की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल C के इक्वल है, तो C लिख देंगे यहाँ पे, और by4, मतलब आपकी जो नई कैपेसिटेंस आई है वो कम हो गई है, C/4, ओरिजिनल से 1/4 हो गई है। तो ऐसा आपने थोड़ा सा सोचना है, नो प्रॉब्लम। वो इस तरीके से कर सकता है, हो सकता है डिस्टेंस को चेंज करे, एरिया को चेंज ना करे, है ना। अभी हम मीडियम की बात नहीं कर रहे, मैं एरिया और डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कूल, होप सो आपने पकड़ा होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अप्रोच आपने लगा देना है। अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड। चलो भैया आ जाओ। 2 प्लेटें हैं दोस्तों आपके पास, एक ये वाली, मैं इसको प्लेटफॉर्म में से ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिखे चीजें, ठीक है। और आपने क्या किया, बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की है, ठीक है जी। बैटरी का काम क्या है, ठीक है, इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकालेगी, इसमें डालेगी, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो इससे इस पे डाल रही है वो चार्ज, ठीक है। अब देखो जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फर्दर जब उस पे चार्ज देगी, वो लेट्स सी स्मॉल q चार्ज को ट्रांसफर कर रही है और ये पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये रिपेल करेगा। तो बैटरी जब इस पे एक बार चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और नेक्स्ट फिर इस पे चार्ज ट्रांसफर करती है, और इससे तोड़ के, इससे निकाल के, चार्ज निकाल के इससे
पॉजिटिव चार्ज इस पे डालती है, तो जब पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा तो ये पॉजिटिव पहले से तो रिपेल करेगा, तो बैटरी को यहाँ पे वर्क करना पड़ता है रिपल्सन के अगेंस्ट। सो वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, जो यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो यार ये वर्क तो आप निकाल ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे चार्ज को इससे इस पे ट्रांसफर किया जा रहा है, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर है। पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल होता है जो वर्क आप कर रहे हो चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, यही होता था ना वर्क। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन, जो आप कर रहे हो टू ट्रांसफर द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से आप वर्क निकाल सकते हैं v dq से, और स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए स्मॉल वर्क डन करना पड़ा। सर ये वर्क करना ही क्यों पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, दोबारा चार्ज जब ट्रांसफर करेंगे तो रिपल्सन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तभी ट्रांसफर हो पाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे इसको बोथ साइड, और ये घपलू घपलू बन जाएगा, और v की वैल्यू आप लिख सकते हो फॉर्मूले से, क्योंकि ये c है कैपेसिटेंस और इस पे चार्ज है q प्लस का, और इस पे चार्ज है माइनस का q, और आपको पता है Q इक्वल टू होता है CV। तो V की वैल्यू आप निकाल सकते हो Q बाई C, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो V की वैल्यू लिख सकते हो Q बाई C इंटू DQ। अच्छा ये स्मॉल है तो स्मॉल ही मान लो, स्मॉल फॉर्म में मान लो, नो प्रॉब्लम, मतलब जैसे लिया है वैसे ही मान लेते हैं। तो यार C तो कैपेसिटेंस है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू इस तरीके से वो तो वैरी नहीं करेगी, वो बाहर निकल जाएगी, तो आप निकालेंगे 1/c, अंदर इंटीग्रेशन बचेगा Q dq। तो आपको इंटीग्रेट कर दो तो सिंपल s की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2। तो आप देख सकते हैं दिस इज योर वर्क डन एंड हियर इज द वर्क डन, दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2c। और यही वो वर्क डन होता है जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होने वाला है, मतलब जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर होने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, वो ये वर्क डन होता है, जो हमने किया है वो ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वर्क डन आप देख सकते हो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 2c है, यानी क्यू और c के टर्म्स में, चार्ज और c के टर्म्स में है कि नहीं। तो पहला एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके सर, एनर्जी के लिए, मतलब ये तो आपने पढ़े होंगे, याद भी होंगे, नो प्रॉब्लम, अब बस रिवाइज करने एक तरीके से। अब इसी को आप एनर्जी लिखेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब अगर आपने क्यू को रिप्लेस करना है तो यहां से क्यू को लिख सकते हो cv, तो यहां से जो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हाफ cv स्क्वायर। मतलब हम चूंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल अगर आप देखोगे ये q और c के टर्म्स में है, c और v के टर्म्स में है कि नहीं है, यस। अब बचा क्या, qv बचा ना, qv, तो आप किसी को एक को c को रिप्लेस कर दो, यहाँ से c को रिप्लेस करोगे आप, c की वैल्यू लिखोगे v बाई क्यू, तो जब आप पुट करोगे यहाँ पे ना v बाई क्यू, तो ये बन जाएगा u का थर्ड फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज हाफ qv, ठीक है, हाफ qv। तो इसमें qv है, इसमें cv है, इसमें q स्क्वायर बाई c है, तो तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर द फॉर्मूलाज, मतलब एनर्जी के जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, ये वाले आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। तो चार्ज और कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा गिवन इन्फॉर्मेशन, हम इनको रेस्पेक्टिवली इनका यूज कर सकते हैं कि क्या डेटा दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखी, वोल्टेज दे रखा है, या चार्ज दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, समझ रहे हो आप, या चार्ज और कैपेसिटेंस, या कैपेसिटेंस और पोटेंशियल है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। तो यार ये तीन फॉर्मूले आपने सबने पढ़े होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूलाज। एनर्जी यार ये तो अगर मैं ना पढ़ाऊं तब भी आपको याद होनी चाहिए, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तब भी आपको याद होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे वर्क डन किया गया है अगेंस्ट द रिपल्सन, जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है यहाँ पे, वो स्टोर हो रहा है एनर्जी की फॉर्म में। कूल ना, यस सर, छोटी सी प्यारी सी ये बातें हैं, तो आपने टेंशन लेने का नहीं। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा, वो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे करने हैं, वो सारी डिस्कशन करूंगा ना यहाँ पे, मैं करने वाला हूँ ना यहाँ पे, सो डोंट वरी, ओके। सारी डिस्कशन हम करेंगे मस्त, ओके यार। तो एनर्जी की बात हमने कर ली है, तो एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो किस तरीके से हमने फॉर्मूला निकाला, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, आज का लेक्चर बहुत ऑसम और यू नो बेसिक लेवल पे होने वाला है, जिससे आपके बेसिक फंडे एटलीस्ट सारे क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और मजा आने लगेगा, और आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ओके। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी हमारे पास आती है वो होती है हाफ cv स्क्वायर, आप लिखें इसको, या q स्क्वायर बाय 2c आप इसको लिखें, या हाफ qv, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे, दिस इज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, चार्ज एंड कैपेसिटेंस एंड द चार्ज एंड वोल्टेज, ओके। तो अब वो बोलता है कि ये है टोटल एनर्जी जो स्टोर होती है, ठीक है, ये है टोटल एनर्जी, ओके, दिस इज द टोटल एनर्जी जो उसमें स्टोर हो जाती है। अगर आपसे पूछे एनर्जी, तो पूछ रहा है, लेकिन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है,
पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी वो स्टोर कर पाता है। इसको नाम दिया जाता है दोस्तों एनर्जी डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ओके, इसको नाम दिया जाता है देन एनर्जी डेंसिटी। अगर देखो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब अगर एनर्जी की बात कर रहा है तो हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये तो आप ऑलरेडी यूज करेंगे ही। बट अगर वो बात कर रहा है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के आना। और एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से डिनोट कर रहे हैं, जिससे कि इसको कैपिटल यू से इसको, जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस। अब ये भी देखो, आपने एनर्जी ये लिखा है, अगर इस एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं हाफ सी इंटू, ये है वोल्टेज, और वोल्टेज आप सबको पता है E इक्वल टू होता था V बाई डी, तो यहां से आप V निकाल सकते हो E इंटू डी, तो यहां लिख सकते हैं E डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो एनर्जी है टोटल वो आ जाएगी C E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, ये है पोटेंशियल के टर्म्स में। समझ गए आप। तो अब क्या करना है सर, अब हम निकालेंगे जब U, तो टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको पता है ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये दोनों प्लेटें हैं, और आप सबको पता है इनके बीच की डिस्टेंस D है, और हर प्लेट का जो एरिया है वो A है। तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा A इंटू डी, जो वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो सिंपली ये वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, हाफ सी ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर ओवर, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो A इंटू डी, तो आप देख सकते हो A, ये डी वाला D हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ जाएगी हाफ सी ई स्क्वायर इंटू डी ओवर A। अब ये C क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है यार, अब तो ये पता ही होता है हमें, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है सर, ये तो बिल्कुल है, आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपने तो रिलेशन फोकस करना है लास्ट में। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे आप E स्क्वायर इंटू डी ओवर A, तो A कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या सर, आप देख सकते हैं हाफ बचा है, एप्सिलॉन नॉट बचा है, और E का स्क्वायर बचा है। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एक्चुअली। ओके, so this is your important and final expression. You can write here half epsilon not E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है, इसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज फॉर एनर्जी डेंसिटी। नाउ यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली। ओके, तो यार बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसको एक्सप्रेस करने में। ओके, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा या कुछ भी पूछ सकता है, तो इस रिलेशन का आपको यूज करना आना चाहिए। ओके, हम रिलेट कैसे करेंगे किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ, ये भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है, वो जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। फोर्स, ये जो दो प्लेट है इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, वो देख लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने जो बेसिक चीजें हैं वो देख ली है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड। ठीक है, कॉम्बिनेशन की बात हम अलग लेक्चर में करने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बोला। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब इफेक्ट की, किसके इफेक्ट के सर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस के ऊपर, उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते रहते हैं। सबसे अच्छी बात तो हमारे लिए यही है, पॉजिटिविटी वाली जो बात है वो यही है हमारे लिए। ओके, सो जल्दी से बात कर लेता हूँ, क्योंकि इस पे भी यार डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको बस यूज करना आना चाहिए इस कंसेप्ट का। कभी कभी तो क्वेश्चंस एज इट इज फॉर्मूला ही पूछ ले जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसने बोला फोर्स एंड प्रेशर, सर किसका, जो आपकी प्लेट है दो, ये जो प्लेटें हैं आपका, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, इस पे आपको नेगेटिव चार्ज दिया है। ठीक है, तो एक प्लेट ये रही, प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2। ऑब्वियसली इन पे अपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी और ये वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो फोर्स अप्लाई करती है, जैसे इसने फर्स्ट को अट्रैक्ट किया, यानी सेकंड ने फर्स्ट को अट्रैक्ट किया, और इस फर्स्ट ने सेकंड को अट्रैक्ट किया। ठीक है, फर्स्ट ने सेकंड को अट्रैक्ट किया, समझ गए। तो ये जो फोर्स होगा ऑब्वियसली इक्वल एंड अपोजिट ही होने वाला है, तो ये फोर्स निकालना है हमने इनके बीच में। तो जब हमें फोर्स निकालना है, सपोज करो पहली प्लेट ने दूसरी पे फोर्स अप्लाई किया, ये फर्स्ट ने सेकंड पे अप्लाई किया, तो फोर्स हमारे पास हमें पता है Q इंटू E होता था, और हमने बोला कि फर्स्ट प्लेट ने सेकंड पे कितना फोर्स अप्लाई किया इसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे ना, वो दोनों प्लेट की वजह से नहीं लेंगे, है ना, वो किसी एक इंडिविजुअल का फील्ड लेंगे, इसका फील्ड लेंगे। ठीक है, तो किसी एक प्लेट का फील्ड यहाँ पे आपने लेना है। ठीक है, मतलब जब हम फोर्स के कैलकुलेशन करते हैं तो फील्ड किसी सिंगल प्लेट का लेंगे, कंबाइंड का नहीं लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ओके सर, तो 1 to 2, तो क्या होगा सर Q, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पे जो चार्ज है वो Q है, और चार्ज पर यूनिट एरिया आपकी सिग्मा चार्ज डेंसिटी बन जाती है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अगर सिग्मा है तो उसका हाफ कर देंगे, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मतलब। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक तरीके से फोर्स।
मतलब ये वाली प्लेट इस पे एक्ट कर रही है, ये वाली इस पे एक्ट कर रही है, एक ही बात है, मतलब फोर्स की वैल्यू सेम है। अब सिग्मा आपको पता ही है कितना है सर, चार्ज अपॉन एरिया। तो आप लिख सकते हैं चार्ज, अगर आपने स्मॉल क्यू लिखा है तो कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू ही लिख लो आप, एक जैसा ही रखेंगे ना सिस्टम। ओके, समझदार हो गए हो। तो Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा की जगह हम यहाँ पटकने वाले हैं Q बाई A। सो नाउ हियर वी गो, दिस इज Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो फोर्स है इन दोनों प्लेट के बीच में वो आ गया है Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कंसेप्ट आप याद रखें, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया हाउ टू प्रोसीड। अगर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप इसको भूल जाते हो तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, वहां पे उनको टेंशन होनी चाहिए क्वेश्चन को कि भाई अगर मेरे को तेरा फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरे को ये कैलकुलेट करना भी आता है। सो नो वरी एट ऑल। ओके, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, दैट्स व्हाई हम टाइम ले रहे हैं सीखने के लिए। जब आपको प्रोसेस अच्छे से आ जाएगा, आप रिपीटेशन अच्छे से कर लेंगे तो यार आप बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो बहुत आसान होने वाला है। क्या सर? प्रेशर। अगर वो बोलते हैं कि जो फोर्स है उसकी वजह से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है प्लेट के ऊपर वो कितना है, तो यार ये तो बचपन से आप सीख के आ रहे हो प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स आता है आपके पास Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट इनटू A पहले से ही है तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। ये बन गया आपका प्रेशर, सिंपल, ये प्रेशर बन गया। अब देखो उसका एक स्टैंडर्ड हम कन्वर्जन करने वाले हैं, हम इसका एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं सर? देखो आपकी जो फील्ड इंटेंसिटी है, टोटल फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और E को हम लिख सकते हैं, सिग्मा को हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, तो A एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको मैं क्या लिख सकते हो, देखो चार्ज को अलग करना है, A एप्सिलॉन नॉट अलग करना है, A एप्सिलॉन नॉट अलग, तो एक चार्ज ऊपर बचेगा, ठीक है सर, और 2 बचेगा, ठीक है सर, और A बचेगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे आ जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह आप लिख सकते हो E। ठीक है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं E, लिख सकते हैं आप इसकी जगह। ठीक है, ओके सर, E बन गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो आप मैं क्या करने जा रहा हूँ? एक और डिफरेंट कन्वर्जन यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो इसकी जगह लिखूंगा मैं Q बाई 2A, और यहाँ पे आ गया E, आ गया सर, बिल्कुल। एक Q बाई A और है, अगर एक एप्सिलॉन नॉट और मिल जाए तो फिर से E लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई करो, एप्सिलॉन नॉट से नीचे, तो ये बन जाने वाला है E 1/2, ठीक है, E इंटू Q बाई नीचे आ गया A एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर हो गया एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया अगेन E। देखो ये E की वैल्यू है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कि नहीं है, तो आप इसको लिखोगे E इंटू E स्क्वायर, यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इन प्लेट के बीच आ रहा है वो आ रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और अभी अभी हमने इसको पढ़ा था, ये तो क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी आया मजा बॉस, एनर्जी डेंसिटी, यानी कभी भी अगर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सेम आ रहा है प्रेशर के इक्वल, आप देख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सेम प्रेशर के इक्वल आ रहा है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो बना के दे सकता है नेट और जेईई के एग्जामिनेशन में। सो आपको हर चीज पे अपनी नजर रखनी है, नोट्स अपने तरीके से बनाने हैं, नोट्स इंडिविजुअली फॉर्मूले को लिखना है, मस्त तरीके से बनाना है। सो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हर तरीके से कैलकुलेशन करनी अगर आपको आएगी तो फिर आप फंसोगे नहीं। टेक्निकली जो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करता है, हम कभी फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है किस तरीके से चीजों को देखना है, किस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करना है। ओके, स्मार्ट बन रहे हो ना, बन जाओगे, टेंशन नहीं लेने का, बहुत साथ में बनेंगे, मस्त तरीके से फोड़ेंगे। ओके, अब लास्ट में हम बात करने वाले हैं, क्या सर, हम बात करेंगे किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट क्या पड़ता है कैपेसिटेंस पे, और उसके क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कम ऑन, तो ये जल्दी से बात करने वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसका यूज करके काफी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस कंसेप्ट का यूज करके यहाँ से काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से मैं इसका यूज कर रहा हूँ, समझोगे कैसे और यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए। इन चीजों पर अगर फोकस करेंगे आप और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। क्या बात कर रहे हो यार। ओके, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है दो, जिनसे मिलके हमने कैपेसिटर बनाया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनके बीच में फिलहाल एयर है।
वैक्यूम है, कुछ भी मीडियम नहीं है, ऐसे मान लो जैसे अभी हम कर रहे थे। तो हमें पता है प्लस चार्ज से फील्ड निकलेगा और माइनस की तरफ जाएगा, मतलब इनके बीच में एक एनर्जी है जो कि फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनली इधर जा रहा है, तो ये इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये तो आपको पता ही है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है दोनों की वजह से, इनिशियली इतना है, ठीक है बॉस, इन दोनों की वजह से है। लेकिन वो बोलता है कि अगर इन दोनों प्लेट के बीच, प्लेट 1 और ये जो प्लेट 2 है, ठीक है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है और इस पे है नेगेटिव चार्ज, अगर इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाए पूरा कंप्लीटली, हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें ऐसे फिल कर दे, ठीक है, कंप्लीटली ऐसे कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दे, इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दे, एक मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है एक तरीके से, ठीक है, अगर हम उसको फिल कर दें तो सर क्या होगा, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, आप ऐसे मान सकते हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं पास हो सकती, नहीं बन सकती, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर देता है। सो दैट्स व्हाई आपने बस थोड़ा सा याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक, क्या लिख रहा हूं मैं, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम K से डिनोट करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये होगा क्या, अब इसकी वजह से होगा क्या, जब आपने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर फिल कर दिया, तो ध्यान से देखना, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर जो चार्जेस होंगे वो इंड्यूस हो जाएंगे, मतलब पोलराइज्ड हो जाएगा एक तरीके से इसका चार्ज। इसकी पास वाली जो लेयर है ये वाली, इसकी अगर मैं पास वाली लेयर की बात करूं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हो जाएंगे। अगर आप एक्चुअली फील्ड की बात करोगे तो जब इसके डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो प्लस से माइनस की अगर आप बात करोगे तो उसका फील्ड ई नॉट रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो आप, उसका फील्ड ई नॉट रहेगा जैसे कि होता ही है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर माइनस की साइड में प्लस इंड्यूस हो गया, आप देख सकते हो, और प्लस की साइड में इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक माइनस इंड्यूस हो गया, तो उसका फील्ड इधर हो जाएगा। तो ये वो फील्ड है जो इंड्यूस हुआ है, ई इन लिख दिया मैंने। तो अगर आप ध्यान से देखो, ओरिजिनल फील्ड है ई नॉट इधर, और उसका अपोजिट क्रिएट हो गया एक इंड्यूस्ड फील्ड, तो यहाँ पे इफेक्टिव जो फील्ड आएगा वो कम हो जाएगा, यानी ओरिजिनल माइनस जो इंड्यूस हुआ है, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम इंड्यूस चार्ज भी निकाल सकते हैं, और हम ये भी बता सकते हैं कि दिख भी रहा है तुम्हें, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गया, कितना कम हो गया वो हम निकाल सकते हैं, प्रूफ नहीं करूँ मैं, डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसकी वजह से इसके अंदर जो इफेक्टिव फील्ड है ई डैश, वो ओरिजिनल फील्ड से कम हो जाएगा के टाइम, क्योंकि कम हो रहा है तो कम कब होगा, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप डिवाइड करोगे, प्रूव करने के बाद ये रिलेशन आएगा, तो आपने याद रखना है बस, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द स्पेस ऑफ दीज टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। और देखो के टाइम्स आप देख सकते हो, ई नॉट बाई ई इज द ओरिजिनल फील्ड, जब कोई मीडियम नहीं था, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। अगर आपने इंड्यूस्ड चार्ज निकालना है, इंड्यूस्ड चार्ज, तो ओरिजिनल चार्ज कितना है वो ले लो, 1 माइनस 1 बाई के, ये फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड चार्ज निकालना है। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, एंड दिस इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स, जो ऑलरेडी उनके पास इनिशियली चार्ज है, और ये जो इंड्यूस हुआ है आई मैंने आई एन लिख दिया, मतलब इंड्यूस चार्ज है, आप इसको समझेंगे। और इंड्यूस चार्ज हमेशा ओरिजिनल जो चार्ज होता है उसका, इंड्यूसिंग जो चार्ज होता है उसका अपोजिट होता है, ठीक है, ठीक है ना, समझना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंड्यूस हुआ है तो ये माइनस होगा, नेगेटिव होगा, ऐसे समझे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, यहां से पता चल रहा है कि, इससे पता चल रहा है कि ओरिजिनल फील्ड इधर है, इंड्यूस फील्ड इसके अपोजिट है, तो ओवरऑल फील्ड इसमें डाइलेक्ट्रिक की वजह से डिक्रीज होने वाला है, बस इतना याद रख सकते हो। यस सर। अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई डी, ठीक है जी, यानी ये डी डिस्टेंस है, तो E और V एक दूसरे के, अगर मैं मान लो उसको D को कांस्टेंट कर दूं तो ये प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर E डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल उसका जो डिफरेंस होगा प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी डिक्रीज करेगा, मतलब V डैश को हम लिख सकते हैं V बाई के, उसको भी सिमिलर रेशियो के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब किसी भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड को दो प्लेटों के बीच में डालने से, फिल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा हमेशा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। ये बात आप दिमाग में सेट करके रखो, एकदम क्लियर, ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आप बोलेंगे यार सर कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे हम, तो इफेक्ट क्या होगा डाइलेक्ट्रिक का, तो देखो ना, जब हम कैपेसिटेंस लिखते थे विदाउट मीडियम तो हम लिखते थे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब जब एयर होती थी, तो लेट्स सी ओरिजिनल कैपेसिटेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या वैक्यूम इतनी, बट वो बोल रहे हैं कि ये मीडियम है,
ठीक है ना, ये मीडियम की परमिटिविटी है, यानी एयर की परमिटिविटी है, एयर की प्रेजेंस में परमिटिविटी है। ये इस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है, ये आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अब वो बोल रहा है फील्ड डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये ही तो समझना है। सी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यही तो निकालना है, यही तो हमारी मेन मुद्दे की बात होने वाली है। ओके, सो आप देख सकते हो ओरिजिनल ये है, तो हमने देखना है यार सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा के टाइम्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो के टाइम्स कम हो रहा है, तो ये क्या होगा देखते हैं। तो हमें पता है Q इक्वल टू होता है आपका CV, और V आपका क्या कर रहा है, कम हो रहा है। तो Q तो भाई जो चार्ज है वो वही रहने वाला है, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर देखिए इसको कांस्टेंट कर दो, अगर आप ये कांस्टेंट कर दो अगर आप, ठीक है, तो ये बन जाएगा V, तो ये V पे डिपेंड करेगा। अगर ये K टाइम्स डिक्रीज कर रहा है तो ये K टाइम्स इंक्रीज करेगी, यानी C डैश आपकी हो जाएगी K टाइम्स ऑफ C। आप चेक कर सकते हैं K टाइम्स ऑफ C नॉट एक्चुअली, ठीक है। तो जो मीडियम की प्रेजेंस में जो कैपेसिटेंस आपके पास आएगी, क्योंकि जब आप इसको देखोगे सी निकालने के लिए V से डिवाइड करोगे, और V तो 1/K है, तो K ऊपर जाएगा तो K मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब C डैश को आप लिख सकते हो K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ऐसा लिख सकते हो K टाइम्स, ठीक है। ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ गए आप, क्योंकि ये तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है। आप देखो तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा, और ये बनेगी आपकी नई कैपेसिटेंस आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द स्पेस, बिटवीन द स्पेस, है ना, ऑफ दीज टू प्लेट्स, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। ओके, तो यार क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, चूंकि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आ रही है वो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर K को आप डायरेक्टली मीडियम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिल करोगे तो उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे K फिल करने से, डायरेक्ट्रिक फिल करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, उसकी चार्ज को होल्ड करने कैपेसिटी, एनर्जी को स्टोर करने कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ठीक है, आपको डायरेक्टली मीडियम फिल करना पड़ेगा, और उसकी कैपेसिटेंस मोर एंड मोर एंड मोर आप वहां पे इंक्रीज करना चाहते हो, समझ गए। तो ये टेक्निकली आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज है, क्या चल रहा है, तो बिल्कुल क्लियर आपके सामने है सारी चीजें, ठीक है। तो नोट करके आप एक चीज दिमाग में रखेंगे कि आफ्टर फिलिंग K, C increases, V decreases, electric field also decreases, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर C निकालना है कि मीडियम के फिल करने से, जो मीडियम में C M लिख दिया मैंने मीडियम में, वो K टाइम्स आएगी ओरिजिनल C के K टाइम्स, जबकि V और E तो आपको पता ही है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आप इंड्यूस चार्ज निकालना चाहते हो तो वो फॉर्मूला तो चलो आपको याद रहेगा, सो नो प्रॉब्लम, ये आप निकाल सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो बहुत होले बहुत प्यार से हम छोटी सी प्यारी सी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, और होप सो आपने समझ लिया होगा कि हाँ सर कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज कर रही है, सो दैट्स व्हाई आपको पता होना चाहिए, ठीक है। K की वैल्यू, अगर एयर की आप बात करोगे, जब कभी K की वैल्यू की जरूरत पड़े तो K एयर के लिए हमेशा आपने 1 लेना है, और K किसी मेटल के लिए, वो तो मैंने पहले बताया था आपको, इनफाइनाइट लेना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर वैक्यूम के लिए 1 लिया जाता है, इसलिए हम जब 1 लोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जब यहाँ एयर होगी। मेटल का कांटेक्ट अगर इसमें आप कर देते हो तो मेटल के केस में K इनफाइनाइट होता है, तो कैपेसिटेंस भी आपकी इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। ये मैंने जब ये फॉर्मूले स्टार्टिंग में आपको बताए थे तब सिखाया था, तो थोड़ा सा ये याद रखेंगे आप तो मजा आएगा। अब दोस्तों ये था जब आपने कंप्लीट फिलिंग करी थी, ठीक है, ये कंप्लीट फिलिंग की थी, कंप्लीट फील्ड था ये मटेरियल, ठीक है, कंप्लीट फील्ड था ये, तब है ये पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, तब जाकर आपका ये फॉर्मूला बना है, ठीक है, आप याद रखेंगे। अगर हम पार्शियली फिलिंग करें तो क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूले पे आपने फोकस करना है, फिलहाल जो भी चल रहा है फॉर्मूला बेस्ड है सब कुछ, ठीक है। ओके बॉस, सो लास्ट पॉइंट पे हम जा चुके हैं, उसके बाद तो न्यूमेरिकल डिस्कस करने, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, तो आपका पूरा लेक्चर औसम तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और आपको सारे कंसेप्ट अप्लाई करने आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा रियलिटी में कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू यूज दिस बेसिक कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और किस किस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आए भी है कि नहीं है, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यार उसने बोला कि अगर 2 प्लेट है हमारे पास 1 और 2, इस पे पॉजिटिव चार्ज आपने दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज, 2 प्लेटें हैं, ठीक है, इनके बीच में पार्शियली फिलिंग कर दो। सर पार्शियली कैसे, देखो कैसे भी कर दो, जैसे मैंने एक इस तरीके की स्लैब डाल दी इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके की, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है स्लैब की वो है T, इतनी स्पेस में है ये, तो ये तो खाली बच गया, तो इसकी जो ये स्पेस बचा है, टोटल डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच की D, तो D माइनस T, ये इतना स्पेस बच गया, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, आप देख सकते हैं, इतने में आपकी एयर है, इतने में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो बोलते हैं जब पार्शियली फिलिंग करते हैं, मतलब उसका कंप्लीट स्पेस फिल्ड नहीं है, किसी पर्टिकुलर थिकनेस की एक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने डाल दिया जिसकी थिकनेस T है, तब कैसे निकालेंगे, तब आप C निकालेंगे, C डैश लिख दूं, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाई K,
इसको सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन आएगा जो आपने डायरेक्ट याद रखना है, और एक्सप्रेशन निकालना नहीं है, पता चला डिराइव करने बैठ गए वहां पे, तो आपको यूज करना आना चाहिए, याद होना चाहिए। तो जब आप सी डैश निकालेंगे मतलब नई कैपेसिटेंस निकालेंगे। नई कैपेसिटेंस का मतलब सर आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली, क्योंकि जब ये कुछ भी नहीं था ओरिजिनली, तो आपको पता ही है कितनी होती है ओरिजिनली, जब एयर है तो होती है एप्सिलॉन नॉट 8/d, ये तो होती है। और अगर इसको आप कंप्लीटली फिल्ड कर दो, वो हमने अभी अभी पढ़ लिया, अगर पूरी में मटेरियल फिल कर दे तो इसकी जो आएगी नहीं, वो आती थी k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/d, मतलब k से मल्टीप्लाई करना है अगर कंप्लीट में मटेरियल फिल कर रहा है, लेकिन या तो पार्शियली है तो फिर ये होगा एप्सिलॉन नॉट a/d माइनस टी प्लस t/k। टी थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो आपने डाली है उसमें, ठीक है, उसकी थिकनेस है। के तो आपको बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। अब कभी कभी क्वेश्चन और अच्छे से आ जाते हैं, वो बोलता है कि 2 प्लेट है सर, मैंने बोला ठीक है 2 प्लेटें हैं, इनके बीच में बहुत सारी स्लैब डाल दी है, ये वाली स्लैब डाल दी, मल्टीपल स्लैब्स यहाँ पे इसने रख दी है इनके बीच में, ठीक है, ऐसे मान लो आप, और बहुत सारे आप मान सकते हो, ठीक है। इसकी थिकनेस है T1, T2, T3, T4, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका K2, इसका K3, इसका K4 एंड सो ऑन, दोनों प्लेट के बीच में। टोटल जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच में वो D ही है, और हर प्लेट का एरिया जो है ओरिजिनली वो A है। ये स्लैब है जो अंदर डाली है बहुत सारी, तो बताओ नेट कैपेसिटेंस क्या होगी इक्विवेलेंट, तो अब कैसे निकालोगे? एक के लिए ये है तो करते जाना, देखना एप्सिलॉन नॉट A बाय कैसे लिखेंगे, D माइनस पहली की थिकनेस ले लो T1 प्लस T1 बाई उसका K1, फिर ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। फिर माइनस T2 प्लस T2 बाई K2, फिर माइनस T3 प्लस T3 बाई K3 एंड सो ऑन, ये ऐसे बढ़ता रहेगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाय, देखो D माइनस बाहर ले लो, देखो T1, T2, T3, इनमें से अंदर आ जाएंगी T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, फिर प्लस यहाँ आएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस T4 भी बाई K4 अगर वो भी है तो, एंड सो ऑन, ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अगर बहुत सारी प्लेटें हैं तो, क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये याद रखिए, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, नो प्रॉब्लम। अगर पार्शियली फिलिंग करी गई है तो इसको फॉर्मूले को आपको यूज करना चाहिए। तो बेसिक सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमने सीख लिए है, और सबसे पहला लेक्चर जो बेसिक लेक्चर होता है वो सबसे जिम्मेदारी वाला काम होता है, उसको समझना, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन को समझना, उसको एप्लीकेशन में लाना, क्योंकि जब हम फाउंडेशन बना रहे होते हैं थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आपको लगानी पड़ती है, एनर्जी ज्यादा यूज करनी पड़ती है। उसके बाद तो एक बिल्कुल पूरा होता है ना, एक सिस्टम सेटअप क्रिएट हो जाता है, तो फिर मजा आता है, स्मूथ हो जाता है, फिर तो मजा आने लगता है आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपने पढ़ा है जल्दी से उसको रिवाइज कर लो, और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मस्त तरीके से, इनको अप्लाई करेंगे जो भी कंसेप्ट सीखे हैं, क्योंकि जो सीखा है उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपके कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस आपको आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर से रिगार्डिंग। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखेंगे। उसने बोला कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड टू 5 माइक्रोकूलम, मतलब ओरिजिनल ये कैपेसिटर आपको दे रखी है, इसकी कैपेसिटेंस आपको दे दी है 5 माइक्रोफैराड, और इस पे जो चार्ज है जो इसको चार्ज किया गया, उस पे जो चार्ज स्टोर हुआ है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5 माइक्रोकूलम। ओके सर, अच्छी बात है। फिर वो बोल रहा है कि इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस, अगर इन प्लेटों को मैं एक दूसरे से दूर लेके जाऊं, तो सपोज करो अभी इनके बीच में डिस्टेंस कुछ है d, तो अभी एक दूसरे से दूर करने पे कुछ डिस्टेंस चेंज हो जाएगी d डैश, जो कि कम होगी, सॉरी जो कि ज्यादा हो जाएगी, है ना। पुल्ड अपार्ट बोला है उसने तो ज्यादा हो जाएगी, हमें नहीं पता कितनी हो जाएगी, बट उसने बोला कि इस केस में ये जो कैपेसिटर यहाँ पे बनेगा, इस केस में इसकी नई कैपेसिटेंस उसने दे रखी है, क्या दे रखी है सर, 2 माइक्रोफैराड, मतलब अब नई कैपेसिटेंस, जिसको C1 मान लो तो C2 दे रखी है 2 माइक्रोफैराड। वो बोलता है कम हो गई, देख लो रिड्यूस हो गई तो कम हो गई ऑब्वियसली, मतलब इनकी प्लेटों को दूर करने से एक दूसरे से कैपेसिटेंस कम हो गई, ये दे रखा है उसने। देन हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करना पड़ेगा, भाई चार्ज तो उतना ही होगा, चार्ज तो अभी भी उतना ही होगा, कितना सर 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, चार्ज तो उतना ही है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क निकालने के लिए आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटों को दूर करना है तो वर्क तो करना पड़ेगा, तो वर्क हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल कितनी है वो निकाल लो, क्या क्या दे रखा था, कैपेसिटेंस दे रखी है, चार्ज दे रखा है, तो फॉर्मूला होता है Q²/2C, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ C² मैंने यूज नहीं किया क्योंकि पोटेंशियल नहीं पता था। तो चलो निकाल लो सर, यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे जो एनर्जी आएगी U2 आ जाएगी,
क्यू स्क्वायर बाई 2 C2 लिख लो, ये C1 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करो तो एक्सटर्नल वर्क डन आपके पास आ जाएगा, U2 आ रहा है क्यू स्क्वायर बाई 2 C2 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 C1। ठीक है सर, तो एक्सटर्नल वर्क दोस्तों आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लो, यहाँ बचेगा C2 माइनस यहाँ बचेगा C1। वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो, 5 इंटू 10⁻⁻6 और इसका स्क्वायर बाई 2। C2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 1 बाई 5 इंटू 10⁻�6 माइक्रो फैरेड है ना, -6। ठीक है, कॉमन वॉमन ले लेंगे यार, हो जाएगा क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तो एक्सटर्नल वर्क कितना आ रहा है, आप ध्यान से देखें, ये आ रहा है 5 और देखो यहाँ से कॉमन आके 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5/2 इंटू 10⁻⁻6, 1 बचेगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, 1 कैंसिल होगा। अंदर एलसीएम लो 5 माइनस 2 यानी 3/10। ठीक है सर, 3/10 और ये हो जाएगा 2, तो ये आएगा 3/4 इंटू 10⁻⁻6। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एंड एनीथिंग एल्स यही होना चाहिए। ओ नो नो नो, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, दिस इज 25। ठीक है, दिस इज, तो यहाँ पे 5 से कैंसिल करो 2 तो 5 बचेगा और ये 15 बचेगा। ठीक है, तो 15 बचेगा और ये बनेगा 3.75 इंटू 10⁻⁻6, इतना जूल वर्क आपको करना पड़ेगा। तो इजी है, बस आपको पता होना चाहिए था भाई फॉर्मूला कैसे यूज करना है, बाकी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है सबने, और वर्क डन कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था। वर्क डन निकालने के लिए इंफॉर्मेशन चेक करो क्या गिवन थी, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, यहाँ पे अलग एनर्जी, यहाँ पे अलग एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, फिर तो कैलकुलेशन करनी है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हर क्वेश्चन से आपको एक ग्रेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, मस्त तरीके से आप मचा सकते हैं। ओके भाई लोग, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लो। देखो अब ये क्वेश्चन खुद पढ़ के आप खुद कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, देखते हैं कौन पहले करेगा। ये बात मैं हमेशा बोलता रहता हूं, देखते हैं कौन पहले करेगा, लेकिन आपका जवाब आधा इंच नहीं है, अब आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है यार, और इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसने बोले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। प्लेट एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, 2 प्लेटें हैं आपके पास, उनसे मिलकर हमने एक कैपेसिटर बनाया है। ठीक है, उसका हर एक प्लेट का एरिया दे रखा है। आर एट ए सेपरेशन ऑफ दिस, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी दे रखी है 0.1। जो दे रखा है उसको लिखा करो, उससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर जाता है कि कैसे फॉर्मूला यूज करना है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज दिस, यार इन प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट के बीच होता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 100 न्यूटन पर कूलम। ओ अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज, तो बताओ हर प्लेट पे चार्ज कितना है, क्या बात कर रहे हो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो रखा है, उसी से निकाल लो, क्योंकि सिग्मा आपको पता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो देखो ई को आप लिखोगे चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये दे रखा है 100, चार्ज निकालना है तो इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। हो गया आंसर भाई, आंसर हो गया, क्या बात कर रहे हो। बस ये पता होना चाहिए, दोनों की वजह से इनके बीच में जो फील्ड होता है वो इतना ही तो होता था, इसको ओपन कर लो, वहां से चार्ज आ जाएगा। तो ए कितना है सर, एरिया 1 है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सर, 8.85 इंटू 10⁻⁻11 नॉट 11, दैट इज 12। ठीक है, -12। ठीक है, तो ये हो गया इंटू 100 भी तो है, तो Q आ गया। देखो ये 100 से 2 कैंसिल हो जाएंगी, तो 8.85 इंटू 10⁻10 बचेगा, एंड इतना कूलम चार्ज होगा। यही होना चाहिए, ऑप्शन चेक करें, यही होना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन देखो आपने भी देखनी है, मेरे से भी गलती हो सकती है यार कैलकुलेशन में, कंसेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन वो क्लियर है, जैसे इन्फॉर्मेशन पड़ी वैसे ही पता चल गया कि यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि फील्ड दे रखा है उनके बीच में, और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है दोनों की वजह से। ठीक है, दैट्स व्हाई 2 मत कर देना, इंडिविजुअल नहीं, दोनों, पूरी कैपेसिटर की वजह से जो फील्ड आएगा, पूरी दोनों प्लेट की वजह से। ठीक है, ओके सो मजा आया, देखा कैसे हम यूज कर रहे हैं अपने फॉर्मूले को। देखो यार, पढ़ने के बाद ना फॉर्मूले को यूज करना बहुत जरूरी होता है, न्यूमेरिकल करना, तभी पता चलेगा ना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है कि नहीं। आगे बढ़े, यस कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लेते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करे, बिना टाइम को गवाए, क्योंकि क्वेश्चन करने हैं जल्दी मस्त तरीके से। काफी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 500 वोल्ट। दिस इज 500, ठीक है, वोल्ट में है। ठीक है जी, ये इसका पोटेंशियल दे रखा है, अच्छी बात है सर। फिर क्या करेंगे सर, फिर इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ,
इसका जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। ठीक है सर। द प्लेट एरिया इज, प्लेट का एरिया दे रखा है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। ओके, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज 15 पिकोफैरड, यानी इस कैपेसिटर की, ठीक है, ये जो भी कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 15 पिकोफैरड, तो पिको को लिखेंगे हम 10⁻⁻12 फैरड, ये सी की वैल्यू दे रखी है। तो बताओ इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करा गया होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो के कितना है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। अब दिमाग लगा दो क्या करना है, दिमाग लगाओ क्या करना है। वोल्टेज दे रखा है, ई दे रखा है, के कैसे निकालू, सी दे रखा है, भाई सी निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे सर, हमें पता है सी जो होगी, सी है ना, उसकी जो कैपेसिटेंस है हमें पता है वो होती है के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यही होती है, यही होती है। और जो सी डैश है वो दे रखा है आपको, है ना, के फिल कर रखा है, उस प्रेजेंस में सी दे रखा है 15 × 10⁻⁻12, आपने निकालना है के, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 × 10⁻12 होता है। एरिया हमें नहीं पता, एरिया पता है, एरिया पता है, यस, ओ तेरी मजा आ गया। तो एरिया पता है कितना, 10⁻⁴, और डिवाइड में डी नहीं पता है, बस डी, और डी आप निकाल सकते हो क्योंकि वोल्टेज दे रखा है और ई दे रखा है, और आपको पता है ई इक्वल टू होता है वी बाई डी, तो डी आ गया वी बाई ई। ओ हो क्या बात कर रहे हो, ई आ गया 10⁻⁶, ओ वाओ मजा आ गया। तो ये आ गया 500 × 10⁻⁶, तो आप लिख सकते हो 5 × 10⁻⁴, और ये आपका डी की वैल्यू है, तो यहां से निकाल लो के। ठीक है, तो जब आप के निकालेंगे ना महाराज, तो डी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 × 10⁻12, और डी की वैल्यू आई है 5 × 10⁻⁴, ये पूरी क्वांटिटी डी से डिवाइड कर दो, 8.85 × 10⁻12 × 10⁻⁴, और यहाँ से आपका किया जाएगा। व्हाटएवर जो भी आएगा आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरे को आंसर बताएंगे। ठीक है, व्हाटएवर जो भी आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरे को आंसर बताएंगे। सॉल्यूशन अब आपने करना है। अप्रोच कैसे करना था मैंने आपको बता दिया। देखो हो गया ना फॉर्मूला, उसने बोला इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करा गया है, तो उसकी कैपेसिटेंस दे रखी है, तो हमें पता है मीडियम कंप्लीट फिल करने के बाद कैपेसिटेंस होती है के टाइम्स, और जो भी डेटा था उसका हमने अच्छे से यूज कर लिया है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है, जरा मैं चेक कर लेता हूं कितना आंसर होना चाहिए। ओके, सो ये आ रहा है नियर अबाउट 8.5, तो के आएगा यहाँ से 8.5 के आसपास, आप देखना बताना। इसके आंसर मैंने देखा तो आप देख लेंगे। कैलकुलेशन देखो आप इजीली आप कर सकते हो, ये कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है सब कुछ, तो इस 15 × 5 को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो। ठीक है, तो ये आ गया 75/8.85, तो यार सॉल्व कर लेना यार, लगभग 8.5 आना चाहिए। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, ओके गाइस, सो मजा आ रहा है कि नहीं। सारे फॉर्मूले देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट और मोस्ट बेहतरीन टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन हाँ फॉर्मूला बेस्ड है, बट उसमें भी स्मार्टनेस चाहिए, उसमें भी होशियारी चाहिए बॉस, कि आप यूज कैसे कर रहे हो उन फॉर्मूला के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, यही तो सिखाना है मैंने। ठीक है, कंसेप्ट तो सब सीख ही रहे हैं, तो उनको अप्लाई कैसे करना है, ये मेन मुद्दे की बात होने वाली है। ओके, सो एक कंसेप्ट जो मैंने शायद कॉन्सेप्ट जब मैं आपको समझा रहा था थ्योरी में नहीं डिस्कस करा, तो लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे, तरीका मैं बता दूंगा, आपको याद रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस काफी बने रहते हैं। ऑलरेडी इंजीनियरिंग एग्जाम में आ भी चुका है, तो दैट्स व्हाई हमारे एग्जाम जेईई और नीट में भी डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, और डायरेक्ट ही आ सकते हैं। ओके, आप चेक करेंगे तो शायद आपको मिल भी जाए। ठीक है, उसने बोला कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस एंड वन ऑफ इट्स 2 प्लेट्स इज गिवन 2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड अदर प्लेट इज 4 माइक्रोकूलम चार्ज। अब यहाँ पे पंगे वाली बात क्या है, ये ऑसम क्वेश्चन क्यों माना जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक सीखा है कि जो कैपेसिटर हम बना रहे थे 2 प्लेटों का यूज करके बना रहे थे, और एक प्लेट पे प्लस चार्ज होता था, ठीक है, और एक प्लेट पे माइनस होता। दूसरी बात, दोनों पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है उसने कि 2 प्लेट हैं और उनसे कैपेसिटर बनाया है, लेकिन इस पे जो चार्ज है पहली पे वो अलग है, इस पे चार्ज अलग है। पहली बात तो चार्ज भी अलग है और दोनों के दोनों साइन भी सेम है, मतलब ये है 2 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज है 4 माइक्रोकूलम। तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो ये जो चार्ज है ना तो ये अपोजिट है ना ये इक्वल है, अनइक्वल चार्ज है। सो इसकी कैपेसिटर कैसे बन सकती है भाई, इसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैंने आपको नहीं सिखाया, बट इसका जो रिजल्ट है अगर उसको आप याद रखोगे 2 प्लेट के लिए, आई मीन एक कैपेसिटर के लिए, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो निकाल सकते हैं हम, और सपोज करो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो C है, ठीक है। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए देखो, पहले ये देखो इन दोनों में से जो चार्ज है, इफ द चार्ज आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, तो क्या करना है, ठीक है, नॉट इक्वल एंड अपोजिट, समझ गए, तो क्या करना है, तो इनमें से जो ज्यादा चार्ज है कौन सा है सर, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो पोटेंशियल निकालने के लिए आपने क्या करना है, उसमें से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड बाय 2C,
मतलब सर अगर इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है तो Q2 माइनस Q1 बाय ये लिखना है 2V। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है इसकी, ठीक है, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऐसे याद रखना है। जैसे Q2 ग्रेटर है तो Q2 माइनस Q1 निकालना है, ठीक है, Q2 माइनस Q1 बाय 2C। यहां से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा तो निकाल सकते हैं। सर अगर Q1 ज्यादा होता, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होता है, तो भी आप ऐसे ही करते हैं, V इक्वल टू फिर Q1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और डिवाइड में 2C एज इट इज लिख देते हैं। समझ गए आप, ऐसे करना। तो अगर ऐसे सिचुएशन कहीं भी आती है, अनइक्वल चार्ज है और वो अपोजिट भी नहीं है, तो ये फंडा आप दो के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को करें इसको। इसमें बोला कि चार्ज भी दे रखे हैं सर और C की वैल्यू भी दे रखी है 1 माइक्रोफैरड, यानी यहाँ पे जो C है वो दे रखी है 1 माइक्रोफैरड और हमें V निकालना है, तो ये वाला यूज कर लो। तो V आ गया आपका Q2 माइनस Q1, 4 माइनस 2 बाई 2 इंटू 1 माइक्रोफैरड माइनस 6, तो ये आएगा 2, देखो ना 2 आएगा ऊपर और ये 2 से 2 कैंसिल और ये 6 ऊपर जाएगा 10⁻⁶, इतना वोल्ट आएगा, ठीक है, इतना वोल्ट आएगा। अच्छा माइक्रो कूलम में है यार, सॉरी माइक्रो कूलम में है, ठीक है, तो ये भी तो माइक्रो कूलम में है, तो 10⁻⁻⁶ यहाँ पे भी तो आएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल, पूरा कैंसिल, तो 1 वोल्ट आएगा। चेक करो, ऑप्शन चेक करो, खुद से सॉल्व करो। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है ना, यूनिट का भी तो ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, सारे कंसेप्ट हमने बेसिक, हमारा कैपेसिटर हो चुका है, होप सो आप इसको बढ़िया तरह से यूज करेंगे, समझ में आया होगा सारे कंसेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं, हर तरीके के क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर लिया है। कहीं ना कहीं में फॉर्मूला अप्लाई करने आने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अब जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें कॉम्बिनेशन की हम बात करने वाले और धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो सब कुछ आएगा आपको, मतलब इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑसम से कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक इसको रिवाइज करके बैठना, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो रिवाइज कर लेना पहले से, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।